नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना मौलकर संस्कृत अध्यापिका। आज बच्चों हम अनुवाद जो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है संस्कृत भाषा में, आप सबको 5 वाक्य अनुवाद में अनुवादित करने होते हैं। तो इसके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको किस प्रकार से संस्कृत में हम वाक्य को अनुवादित कर सकते हैं यह देखने वाले हैं, और कहाँ पर आपकी गलतियाँ होती हैं, कहाँ पर आपने ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। अनुवादनम संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। तो जैसे आप यह संस्कृत भाषा पढ़ रहे हो या फिर आपने स्टार्ट की है तो 7th स्टैंडर्ड से यह आपको अनुवादित करने के लिए वाक्य चालू होते हैं। पाठ में ही आपके वाक्य दिए रहते हैं। हिंदी भाषा से आपको संस्कृत भाषा में इस वाक्यों का अनुवादन करना होता है। तो ट्रांसलेशन जैसे आप इंग्लिश का करते हो उसी प्रकार से आपने क्या करना है, अभी संस्कृत में करना है। तो अनुवादन जब हम करते हैं, यानी जब हम ट्रांसलेशन करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो जिस भाषा में हमें यह अनुवादन करना है तो उस भाषा का जो बेसिक ज्ञान है वह आपको होना चाहिए। तो जो छोटी छोटी बातें हैं वह आपने ध्यान में रखनी है, उसी प्रकार से यह करना है। और हर टॉपिक जब भी हम यह पढ़ते हैं, अनुवादन का हो, वाच्य का हो, या फिर प्रत्यय हो, या फिर धातु रूपाणी हो, शब्द रूपाणी हो, विशेषण विशेष्य हो, तो जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं संस्कृत के व्याकरण का, वो सारा संबंध उसका बेसिक शब्द रूप और धातु रूप से ही होता है। तो यदि यह क्लियर है आपको, जो भी बेसिक ग्रामर होते हैं वर्णमाला से लेकर जो आगे हम जैसे जैसे वर्ण विच्छेद है उसी के आगे हम पढ़ते हैं शब्द रूपानी, धातु रूपानी, फिर उसमें भी आपको क्लियर होने चाहिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द, यानी जो शब्दावली जितनी आपकी ज़्यादा वोकैबुलरी होंगी उतना आपको फ़ायदा होगा हर एक टॉपिक पढ़ने में। यानी ऐसा कोई एक टॉपिक नहीं है जहाँ एक दूसरे से यह जुड़े नहीं है। जैसे लास्ट टाइम मैंने 10th स्टैंडर्ड को वाच्य पढ़ाया, तो वाच्य में मैंने लिए थे अलग अलग, तो किस प्रकार से हमें संशोधन यानी गलती आई, आपको 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। वाक्य में जो गलतियाँ दी है वह आपको सुधारित करके लिखनी होती है। यानी जो अशुद्धि होती है, अशुद्धि संशोधनम, अशुद्धि संशोध्य वाक्य पुनः लिखत। तो यह जो क्वेश्चंस आपको आते हैं तो बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, तो यह अशुद्धियाँ आपको समझ में आनी चाहिए कि कभी ना शब्द रूप में होती है, कभी धातु रूप में होती है, कभी लकार में होती है, कभी विशेषण में होती है ना। तो अनेक प्रकार की यह जो है संख्या में होती है। तो संख्या आपको 1 to 100 बेसिक याद होने चाहिए। तो ऐसे बहुत प्रकार की गलतियाँ जो होती है वो आपको सुधारनी होती है। तो ये भी करने के लिए आपको मेन है आपका बेस, जो मैं बार बार मैं बताती हूँ, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में आपको बेसिक जो है बालक का टेबल से नकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आकारांत, फिर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे नदी,
और मति शब्द है। तो यह शब्द यदि आप ध्यान में रखोगे और बेसिक गुरु साधु, इकारांत कवि शब्द है, यह शब्द यदि आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, बेसिक जो है कम से कम इतने टेबल भी आपने ध्यान में रखे और उसके ही सर्वनाम जो टेबल है अस्मद युष्मद तद, यह यदि आपने ध्यान में रखे तो आराम से आप कोई भी कार्य कर सकते हो। तो आज अभी हम बढ़ते हैं अनुवादन संस्कृत भाषायाम। तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है वह हम देखेंगे। संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सर्वप्रथम हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में भी कभी कभार दिए जाते हैं वाक्य, वही वाक्य जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यह वाक्य दिया रहेगा और उसका अनुवाद आपको संस्कृत में करना होगा। तो जो भी वाक्य दिया है पहले तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर कर्ता और क्रिया की पहचान करके उनके कारक, विभक्ति, वचन को उचित रूप में लिखना चाहिए। जैसे हमने कारक का टेबल पढ़ा है वह आपको ध्यान में रखना है। कारक का टेबल कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो। तो यह जो कारक का टेबल है वह हमारी विभक्तियों का मीनिंग होता है। यानी कोई भी शब्द आप जब शब्द रूप आप जब पाठ करते हो, याद करते हो, तो पठन करते समय अपने ध्यान में आया होगा कि प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक वहाँ शब्द दिए रहते हैं। तो जो फॉर्मेट होता है विभक्ति वचन, तो वह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे 3 वचन होते हैं संस्कृत में। तो 3 वचन दिए रहते हैं और विभक्ति 8। तो 8 विभक्तियों का मीनिंग जो होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कारक के टेबल के अनुसार उन शब्द रूप के शब्दों का मीनिंग होता है। जैसे कर्ता ने, यानी प्रथमा विभक्ति का मीनिंग हो गया कर्ता ने। तो जो प्रथमा विभक्ति है उसका कारक क्या हुआ? ने। तो जो भी कर्ता और कर्ता ने, यानी जो प्रथमा विभक्ति है वह कर्ता कारक रूपी होती है और उसका साइन ने होता है। दूसरी जो होती है कर्म कारक, जो द्वितीय विभक्ति है उसका कारक होता है को। फिर होती है तृतीया से, तो साधन, इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कलमेन पत्रम लिखते, वाहनेन गच्छति। तो यह जो आप तृतीया यहाँ यूज़ कर रहे हो तो वह उससे निगडित, यानी जिससे आप कुछ काम कर रहे हो वह। फिर है चतुर्थी संप्रदान के लिए, यानी किसके लिए काम कर रहे हो? पढ़ने के लिए, जाने के लिए। तो ये सारे के लिए जो है, तो जो निमित्त है वह के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान। उसी प्रकार पंचमी विभक्ति होती है, उसका मीनिंग होता है से अलग होना। तो यह जो विभक्तियों के मीनिंग है वह यदि आपने इस प्रकार ध्यान में रखे, संबंध काकी के रारी रे, तो षष्ठी विभक्ति का मीनिंग होता है संबंध काकी के रारी रे। तो जो भी जब भी आप षष्ठी विभक्ति का उपयोग करोगे, जैसे यह चित्र उद्यान का है, तो का है तो उद्यानस्य, तो यहाँ से संबंध हुआ उद्यान का। सप्तमी जो है उसका अधिकरण होता है और में और पर होता है उसका मीनिंग। फिर होती है संबोधन। संबोधन यानी आवाज़ देना। आवाज़ देते समय हम जैसे अरे इधर आ, ए बालक,
तो यह जो है ए अरे भो ये संस्कृत में बोला जाता है। तो यह संबोधित करने के लिए उपयोगी होता है। तो यह कम से कम कारक का टेबल भी आपने ध्यान में रखा तो 50% 60% आपको जो अनुवाद है वह अच्छे से जमेगा। फिर उसके साथ आपको इतर जो है अन्य जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वह भी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अभी बताती हूँ। तो अभी हमने कर्ता का कारक के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया। इसके पहले भी आप सबको मैंने अच्छे से समझाया है। तो आपने वह ध्यान में रखते हुए फिर वचन मैंने अभी बताया कि 3 वचन होते हैं, विभक्तियाँ भी बताई 8 विभक्तियाँ। तो इन सब का हमें तालमेल जमाना होता है। उसके साथ जब हम धातु का उपयोग करते हैं वह धातु उनके पुरुषों की संगति भी ठीक से बैठानी होती है। तो धातु क्या होते हैं? जो क्रियापद होते हैं, यानी क्रिया वाले जो शब्द हुए उसे धातु बोलते हैं। धातु यानी जैसे पट धातु, लिख धातु, हस धातु, क्री धातु, श्रु धातु, अनेक करोड़ धातु संस्कृत भाषा में है। तो अनगिनत यह धातु हैं। तो यह जो धातु यानी क्रियावाची जो शब्द है उसे संस्कृत में धातु बोला जाता है। तो आपने क्या करना है, यह जो है धातु यह हमेशा 5 लकारों में चलता है। लकार यानी क्या? काल। तो 5 लकारों में चलने वाली यह धातु उसकी 2 कैटेगरी होती है, एक परस्मय पद और दूसरा आत्मनेय पद। तो वह ध्यान में रखते हुए मोस्टली ज़्यादातर हम परस्मय पद का ही यूज़ करते हैं। और उसमें भी 3 जो काल है, वर्तमान काल यानी लट लकार, भूतकाल यानी लंग लकार और भविष्यत काल यानी रिलेट लकार। तो यह 3 काल और उसके साथ जो आज्ञार्थक आज्ञा देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए जो लोट लकार है और चाहिए इस अर्थ के लिए अब आपको यूज़ करना है, करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो विधि लिंग लकार का उपयोग करना चाहिए। तो शब्द रूपों के साथ साथ धातु रूप में आपको ध्यान रखना जरूरी है। धातु रूप के में 5 लकार होते हैं। 5 लकारों के नाम क्लियर होने चाहिए। नाम के साथ साथ उसका मीनिंग और उसका उपयोग भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और उसका जो है टेबल वह भी आपको याद होने चाहिए। फिर है उपपद विभक्तियाँ। उपपद विभक्तियों के बारे में हम आगे और मैं एक्सप्लेन करूँगी। उपपद विभक्ति का अर्थ होता है पदस्य समीपम, यानी जो इस विभक्तियों के एकदम नज़दीक जो होती है उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। जिस विभक्ति का प्रयोग किसी विशेष शब्द या पद के योग में किया जाता है। जैसे हमने अभी कारक का टेबल मैंने बताया, उसी प्रकार कारक के टेबल अनुसार कुछ कहीं पर हमें ध्यान उसके अनुसार न चलते हुए उपपद विभक्तियों के नियम के अनुसार हमें क्रियापद लिखना होता है। तो जो उपपद विभक्तियों का चैप्टर है वह आपने ध्यान में रखते हुए साथ ही उनका उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा नमः योगे चतुर्थी, सह योगे तृतीया, गम योगे द्वितीया। तो अनेक विध जो धातु है उनको वही विभक्ति लगाई जाती है। तो यह नियम आपने ध्यान में रखना चाहिए। फिर आती है बारी शब्द रूपों और धातु रूपों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वही मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, शब्द रूप और धातु रूप जिसके अच्छे से याद है उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान होता है। यदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है तो अधिक लाभकारी है, वाक्य भी शुद्ध शब्द बनेंगे। आपको जैसे हमने कत्वा तुमुन और लेप प्रत्यय पढ़ाए हैं, उपसर्ग पढ़ाए हैं, तो इनका उपसर्ग का तो नहीं पर प्रत्यय का उपयोग अनुवाद करने के लिए बहुत इजीली होता है। जैसे एक ही करता है और क्रिया 2 दिखानी है
तो आप उसका कत्वा का, तुमुन का और ल्यप का उपयोग कर सकते हो। तो यह जो बातें हैं यह आगे हम और एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं किस प्रकार से। अब अभी एकदम बेसिक जो है यह मैं अभी बताती हूँ। तो कहाँ पर आपकी गड़बड़ी होती है, 7th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों तक यह गड़बड़ी अभी भी होती ही है। आप 10th के बच्चे हो हो या 7th के, तो क्लियर होना चाहिए यह टेबल, क्योंकि यह टेबल के बिना आप अनुवादन कर ही नहीं, यानी ट्रांसलेशन जो करना है इस टेबल के अनुसार ही आपको करना है। तो ये शॉर्टली मैंने यहाँ पर अच्छे से बनाया है, आपको समझ में आ सके। तो हम जैसे मैंने कर्ता और क्रिया, यह जो है हमारे स्मरण बिंदु कि कर्ता और क्रिया, यह इनका जो संयोग होता है वह करना है, उचित करना है। तो उचित करने के लिए आपको जो दो हमने शब्द रूप और धातु रूप जो याद करने को हम बोलते हैं, तो उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो ये मैं अभी बताती हूँ। जैसे देखो कर्ता पद, जैसे कर्ता कोई भी एक वाक्य होता है, उस वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रियापद, यह 3 बातें वहाँ होती है। तो कर्ता सबसे पहले कौन हो सकता है संस्कृत भाषा में और किस प्रकार से हो सकता है यह मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अभी बताया कि वचन 3 वचन होते हैं। फिर जैसे आप मैंने अभी लकार में बोला है, जब भी आप कोई लकार पढ़ते हो, लट हो और लेट हो और लंग हो, विधि हो, लोट हो, तो कोई भी लकार हो उसमें आप पुरुष का ज्ञान आप अभ्यास करते हो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ऐसे 3 पुरुष होते हैं। तो वह आपको वहीं पर ध्यान देना है। 3 पुरुषों का ज्ञान आपको एकदम डिटेल और करेक्ट होना चाहिए, डीपली। जैसे प्रथम पुरुष के कर्ता क्या कौन कौन से हैं, तो प्रथम पुरुष का मीनिंग मैं सबसे पहले बताती हूँ। जैसे आप टेबल लिखते हो, आगे मैंने टेबल भी दिया है यहाँ। ये जो टेबल अभी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लट लकार ले लिया है, और पठति पठतः पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसि पठतः पठत मध्यम पुरुष, पठामि पठावः पठामः उत्तम पुरुष। तो यह जो हम यहाँ टेबल पढ़ते, यह लट लकार में हुआ। वैसे ही अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, यह हो गया लंग लकार में। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यतः पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, यह हो गया लेट लकार में। वैसे लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु पठो पठतम पठत पठानि पठाव पठामो, यह लोट लकार में हुआ। वैसे ही सेम पठ धातु पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, यह विधिलिंग लकार में हुआ। तो एक ही सेम, पर हमें जो लकार वाइज हम उसका उपयोग करते। यदि वाक्य लट लकार का है तो आप यह टेबल यूज़ करोगे, यदि लंग लकार का है तो लंग लकार का टेबल यूज़ करोगे। तो धातु तो एक ही है, मीनिंग एक ही है, सिर्फ काल चेंज होगा। तो यदि हम ऐसा वाक्य देख रहे हैं कि वह बालक पढ़ता है, तो पढ़ता है के लिए हमें पठ धातु ले लिया हमने। फिर वह बालक है तो वह बालक के लिए हमें क्या देखना है, तो यहाँ जो अभी मैंने ये बताया, यह टेबल आप एक बार समझ लीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, नाम पर कभी भी जाना नहीं, धोखा देता है प्रथम पुरुष हमेशा नाम की वजह से। तो प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, तो इसलिए आपने कभी भी नीचे से यह टेबल ध्यान में रखना है। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष यानी मैं से कभी भी ज़िंदगी चालू होती है, जीवन अपना मैं से स्टार्ट होता है, फिर मैं में ही ख़त्म होता है। तो मैं पहले आता है, तो मैं यानी अहम,
तो अहम जो अहंकारी, फिर आगे होके हम अहंकारी बन जाते हैं। तो इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं से बेटर वयम होता है या फिर अस्माकम होता है। तो देखो उत्तम पुरुष में अभी मीनिंग अहम आवाम वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, ये इसकी मीनिंग हुई। मैं, हम दोनों, हम सब। तो एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। ठीक है। तो एक मैं बोलना है सिर्फ तो हम दोनों बोलने हैं तो आवाम, हम सब बोलने हैं तो वयम। तो ये हो गया उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष यानी आई, वी बोथ, वी ऑल। तो मैं से शुरुआत की, मैं अकेला क्या करेंगे, तू तो साथ में चाहिए। तो तुम दोनों और तुम सब यानी मध्यम पुरुष। जो बोलने वाला होता है वह वक्ता होता है, सुनने वाला होता है वह श्रोता होता है। तो बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। तो तुम दोनों, तुम सब, त्वाम, युवाम, यूयम, तुम, यू बोथ, यू ऑल, त्वाम, युवाम, यूयम। अभी अहम मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, अहम ही रहेगा। तुम लड़के हो या लड़की हो। तो यह अस्मद और युष्म जो हम सर्वनाम पढ़ते हैं वह दोनों लिंगों में समान होता है। तो अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। यह जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो 3 और 3 6 शब्द है वह कभी भी चेंज नहीं होते हैं। उत्तम पुरुष बोला, एक वचन बोला तो आपको फट से ध्यान में रखना है अहम, द्विवचन आवाम और बहुवचन वयम। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। तो यह फिक्स है, यह शब्द भी फिक्स है और पुरुष भी फिक्स है। तो यहाँ पर इनके जो लगाने वाले जो इसके साथ यह कर्ता हुए, कर्ता के साथ आप क्रियापद जो भी लिख रहे हो अलग अलग होगा। जैसे अभी पठती है, लिखती है, खादती है, तो उसका यह हम उत्तम पुरुष देखेंगे कि उत्तम पुरुष यानी नीचे की लाइन जो थी, जब ऊपर था पठती पठता पठा पठंती, फिर था पठसी पठता पठता पठामी। तो उत्तम पुरुष क्या होगा, पठामी, पठावह, पठामह। तो इसके साथ हम यह उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष का ही क्रियापद जोड़ना होता है, मध्यम पुरुष को मध्यम पुरुष का क्रियापद जोड़ना है। यानी नंबर वाइज यदि आप देखोगे, एक नंबर को एक नंबर, 2 नंबर को 2 ही नंबर। तो 1 नंबर को 3 नंबर नहीं चलेगा, 3 नंबर को 6 नंबर नहीं चलेगी। तो जिसकी जोड़ी उसके साथ यदि आप ये करोगे, उपयोग करोगे तो वो करेक्ट होगा। तो समझ में आया यहाँ तक उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम। तो उसी टेबल का जो हम क्रियापद के जो टेबल है उसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। तो उसका उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष का क्रियापद लगाना है, मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष। फिर आगे हम देखते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष बहुत अलग, जितने भी इस जगत में नाम है और सर्वनाम है वो सारे यह कर्ता इसमें आएंगे प्रथम पुरुष में। जैसे नाम और उसके सर्वनाम, जैसे बालक का टेबल, लता का टेबल, जन का टेबल, गुरु का टेबल, कवि का टेबल, नदी का टेबल, जितने भी टेबल आप पढ़ते हो वो सारे कहाँ आएंगे, यहाँ ऊपर के कैटेगरी में, यानी प्रथम पुरुष में। यानी मैं और तुम को छोड़कर जो सारे बचते हैं, यानी जितने भी नाम हैं वो सारे कहाँ पर आएंगे, प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन में। जैसे हमने यहाँ पर एक वचन में लिया सह यानी वह, सा स्त्रीलिंग, तत् नपुंसकलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, सह, सा, तत्, तौ, ते द्विवचन, ते, ताहा, तानी, जनः, लता, पत्रम, जनः, जनो, जनाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लता, लते, लताः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक लता, एक वचन,
दोलते द्विवचन, अनेकलता बहुवचन, गुरुः गुरु गुरवः, कविः कवि कवयः, नदी नद्यो नद्यः। तो इस प्रकार यह जो एक वचन का एक वचन में लिखना है, दो है तो द्विवचन में, तीन या तीन से ज़्यादा है तो बहुवचन में। तो आपको यहाँ समझ में आया अभी यह टेबल किस प्रकार से यूज़ करना है। जैसे अभी हमने पठ धातु मानो यहाँ लिया है, पठति पठतः पठन्ति, हमने यहाँ पर लिया है पठति पठतः पठन्ति। तो जैसे पठति तो सह पठति, सा पठति, तत् पठति, तो तत्त नहीं होगा, तत्त नपुंसकलिंग होता है। फिर जनः पठति, लता पठति, पत्रम पठति, गुरु पठति, कवि पठति, नदी न पठति, नदी वहति। तो जैसे जो शब्द होगा वैसा हम क्रियापद लेंगे। तो यह जो हमने अभी पठ लिया तो नदी के लिए वहति लिया, वहति। पत्रम होगा, तत् होगा, तत्पत्रम, तत्पत्रम पठति, पतति होगा, गिरता है। तो इस प्रकार से आपने ये सारा जो है इन सबको ती वाला लगेगा। हमने यदि लट लकार लिया तो, और लंग लकार लिया तो जैसे अपठत, सह अपठत, सा अपठत, जनः अपठत, लता अपठत, पत्रम अपतत, गुरुः अपठत, कविः अपठत, नदी अवहत, है ना, वहति का। तो इस प्रकार से आपको एक वचन है, प्रथम पुरुष है तो एक ही लगाना है, तो उसका क्रियापद ती। वैसे द्विवचन का तौ वहति, तौ पठतः, ते पठतः, ते पततः, जनौ पठतः, लते पठतः, पत्रे पततः, गुरुः गुरु पठतः, कवि पठतः, नद्यौ वहतः। उसी प्रकार बहुवचन में ते ताः तानि, तो ते पठन्ति, ताः पठन्ति, जनाः पठन्ति, लताः पठन्ति, गुरवः पठन्ति, कवयः पठन्ति, नदी वहन्ति, नद्यः वहन्ति, पत्राणि पतन्ति, तानि पुस्तकानि पठन्ति या फिर पतन्ति। यह हो गए। तो आपने ध्यान में रखना है प्रथम पुरुष के जो भी कर्ता होते हैं वह जो चाहे वो हो सकते हैं, चेंजेबल होते हैं, परंतु यहाँ जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो है वह कभी भी चेंज नहीं होते। ये 6 शब्द आपको हमेशा ध्यान में रखना है और यहाँ के हमेशा चेंज होंगे। कोई भी शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, आगे हम अभी वाक्य देखते हैं किस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। पहले हम एकदम इजी वाले लेते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं यानी अहम, घर यानी गृहम, जाता हूँ गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि। तुम क्या कर रहे हो, तुम यानी त्वम, क्या यानी किम, तो किम यह प्रश्नवाचक सर्वनाम भी आपको तीनों लिंगों में याद करने हैं अच्छे से। तो तुम क्या कर रहे हो, तो क्रिया यह लट लकार में ही है, यह आपने ध्यान देना है। है तो यह लट लकार है, तो वह तो यहाँ आपने ध्यान रखना है। तुम क्या कर रहे हो, तुम किम करोशी, यहाँ पर यह मध्यम पुरुष का था, पहला वाला उत्तम पुरुष का था। तो आपने उसी प्रकार करता लिया, मैं यानी अहम, तुम यानी तुम, वह कहाँ पड़ता है, वह यानी मत प्रथम पुरुष है, वह यानी सह, कहाँ यानी कुत्र पढ़ता है, पठति। अभी क्रिया किसके अनुसार चल रही है हमारी, कर्ता के अनुसार। अहम है उत्तम पुरुष एक वचन, त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन, यानी त्वम है इसलिए पुरुष, सह है इसलिए पठति, तो सह प्रथम पुरुष है। उसी अनुसार आपने अनेक आगे देखना है। उसके पिता क्या करते हैं, उसके, तो उसके मैंने अभी कहा है, यह जो अस्मद और युष्मद जो होता है
यह पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी। अभी उसके यानी लड़के के भी, लड़की के भी। तस्य और तस्याः। पिता क्या करते हैं? पिता पिता। किम करोति, तो एक है इसलिए करोति। मैं माता पिता का कहना मानता हूँ। मैं यानी अहम। माता पिता का, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएंगी। काके के रारी रे, माता पिता का। तो माता पिता पित्रोः, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएंगी पितु शब्द की। कहना तो आज्ञा या फिर वचनम। मानता हूँ, पालयामी। वह हम दोनों से रोज मिलता है। वह यानी सह, हम दोनों यानी मैं, हम दोनों, तो आवाम, आवाभ्याम, तो यहाँ पर यह विभक्ति आएंगी। अस्मत् शब्द आपको ध्यान में रखना होगा। स आवाभ्याम प्रतिदिनम मिलती, मिलता है, मिलती। मेरा भाई धनवान है। मेरा भाई मम भ्रातुः, तो मम भ्राता भ्रातृ शब्द होता है। मम भ्राता धनवान अस्ति। उसकी बहन ज्ञातवती है। उसकी तस्य और तस्या, तस्याः भगिनी ज्ञातवती ज्ञानवती अस्ति। तुम मुझे कुछ न बताओ। त्वं मां किमपि मा वद। वह रोज पढ़ता है। सह प्रतिदिनम पठति, तो यहाँ पर शब्द आपने ध्यान में रखने हैं। कर्ता कौन सा यूज़ कर रहे हो, और अभी हम यहाँ देखते हैं। एकदम बेसिक में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये जैसे हमने यहाँ टेबल लिया है पठ का और उसका यूज़ किया है ये टेबल के अनुसार। सह तौ ते सा ते दहा प्रथम पुरुष, तो हम युवम युवम, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, तो उसका यूज़ हम कर रहे कर्ता और क्रिया का अनुसार आपने ध्यान में रखते हुए। जैसे पठती, तो यहाँ पर वे दो, हम एक है सह, तो जैसे एक है सह, दो है तौ, सह तौ ते, तो सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति। तो यह इस प्रकार से आपने, फिर अहम होगा तो अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, त्वं पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ वाक्य दिए हैं। तो तुम सब होंगे, तो तुम सबको क्या कहते हैं? तुम सब संस्कृत यूयम होता है। और जो भवान शब्द है भवत, यह आप, हम, आज्ञा यानी सॉरी आदरार्थक यह यूज़ करते हैं, पर वह प्रथम पुरुष में आता है, न कि मध्यम पुरुष में। तो भवान होगा तो पठती करना है आपको। आप पढ़ते हो, भवान पठती, आप दो पढ़ते हो, भवन्तौ पठत, आप सब पढ़ते हैं, भवन्तः पठन्ति। तो इस प्रकार आपने यह, जैसे यहाँ कर्ता दिया है तो यहाँ क्रियापद आपको उचित लगाना आना चाहिए। त्वम पुस्तकम, त्वम है इसलिए मी नहीं होगा, सी होगा। पठसी, युवाम है तो त्वम युवाम यूयम, 2 नंबर है तो 2 नंबर सी थह, तो द्विवचन को द्विवचन का रूप लगाना होता है। वयम है तो वयम, अहम आवाम वयम, मी वह मह, तो मह आएगा। तो तौ गृहम, तौ है यहाँ पर आपको फोकस करना है कर्ते पर। कर्ता तौ है, 2 है। कर्ता ते है, बहुवचन है। कर्ता भवान है, एक वचन है। और वो भी कौन से इसमें है सारे, वह भी देखना है। प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है कि उत्तम पुरुष में है। जैसे यहाँ वाक्य दिए हैं, और वह रोज पढ़ता है, तो स प्रतिदिनम पठति, तुम उसकी बात सुनो, तो हम तस्य, तो यह आज हमने देखा। जैसे आज मंगलवार नहीं है, आज के लिए शब्द है अद्य। मंगलवार मंगलवासरः, नहीं है नास्ति। मेरा मित्र बीमार है, मेरा मम मित्र मित्रम, तो
मित्र यह शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, यह भी ध्यान में रखकर आपने ट्रांसलेशन करना है। नहीं तो मित्र लिख दोगे तो रॉन्ग होगा। मम मित्र बीमार के लिए रुग्ण है, तो रुग्ण अस्ति। राधा मंदिर में नाचेगी, तो नाचेगी से हमें पता चलता है कि ये लुट लगा रहे हैं, भविष्यत काल है, तो राधा मंदिरे नर्तिष्यति। वह धीरे से बोलता है, सह शनैः अथवा मंदम वदति। जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। तुम कब जाओगे, तुम कदा गमिष्यसि। जो करोगे वही पाओगे, यथा करिष्यसि तथा प्राप्स्यसि। महिष से कुछ दूध लाओ, महिषात् किंचित मात्रम दुग्धम आनयतु। तो इस प्रकार आपने यह वाक्य ट्रांसलेट करने हैं, ध्यान में रखने हैं। छोटे छोटे वाक्यों से आपने यहाँ प्रयास करना है। मेन बात जो है यह कर्ता और कर्म और क्रियापद की होती है, तो वहाँ पर भी अपने पुरुष के अनुसार ध्यान में यदि रखा कौन सा पुरुष है, कौन से पुरुष का कर्ता है और कौन से काल में वाक्य है, उस अनुसार आपने लिखना है। और हमेशा विशेष विशेषण की जोड़ी एक ही इसमें होती है, वह भी उपपद विभक्तियों का आपने ध्यान में रखना है। तो यह जो छोटी छोटी बातें हैं हमने आज यहाँ अनुवाद के लिए पढ़ी है। तो पॉइंट आप क्या ध्यान में रखोगे, कर्ता के साथ क्रिया जोड़े, संज्ञा सर्वनाम शब्द रूप, ये सारे आपकी याद होने चाहिए। फिर पांचों लकारों में धातु रूप जो है वह याद होने चाहिए। लट लकार, लेट लकार, लंग लकार और लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये सारे पांचों लकारों में याद होने चाहिए। उपपद विभक्ति के नियम आपने ध्यान में रखने हैं, जो हमने उपपद विभक्तियाँ पढ़ी हैं। सह योग्य तृतीया, नम योग्य चतुर्थी, ऊपरी जो दिशावाची शब्द होते हैं वहाँ षष्ठी विभक्ति, बहि योग्य पंचमी। तो यह जो है परितः, अभितः द्वितीया, गमगच्छ को, दायच्छ को चतुर्थी लगती है। तो यह सारे छोटे छोटे नियम हैं, वो उपपद विभक्तियों के वो आपने एक बार रिवाइज करने हैं। फिर कारक का टेबल जो मैंने शुरुआत में बताया, कर्ता से लेकर आपको संबोधन तक ध्यान में रखना है। और धातु और क्रिया जैसे इनकी जोड़ी हमेशा ध्यान में रखनी है। धातु यानी क्रिया होती है और जिसे पट पटतील, और ये जो क्रिया होती है यानी कर्ता और क्रिया, यह जोड़ी में ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर अभी मैं रुकती हूँ और आशा करती हूँ कि आप यह अनुवाद अभी ध्यानपूर्वक करेंगे और यह जो मैंने अभी बताया उस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करोगे। यहाँ पर मैंने जो कुछ उदाहरण लिए, कुछ रहने दिए, तो वो मैं वर्कशीट आपको भेज दूँगी असाइनमेंट पर, तो वहाँ आपने सॉल्व करना है। यह बेसिक वाली है, यह भी मैं भेज दूँगी। तो यह यहाँ से शुरुआत करना आपने। एक बार आपका कर्ता और क्रियापद यह अच्छे से आपका क्लियर हो गया तो बाकी फिर आपको शब्द रूप पता होने चाहिए। यानी कोई भी शब्द ट्रांसलेशन करने के लिए क्या होता है, मेन शब्द रूप अनेक शब्दों का मीनिंग और पर्यायवाची शब्द वह आपको ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।